नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश के नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। आज की सबसे बड़ी खबर, काशी के बाद अब मथुरा में सर्वे। जी हां, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह विवाद में बड़ा फैसला आ गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटे शाही ईदगाह में सर्वे को आखिरकार मंजूरी दे दी। पूरी प्रक्रिया के तहत ये मंजूरी यहां पर दी गई है। इस आदेश के बाद सभी की निगाहें इस बात पर लग गई है, टिकी हुई है कि क्या 350 साल पुराना विवाद अब सुलझने वाला है। जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। तो सर्वे से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जो सर्वे के लिए अनुमति इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है, बड़े गर्व की बात है। मैं तो भारतीय संविधान का नतमस्तक करता हूँ। काशी के बाद मथुरा की बारी। लगभग 350 साल बाद मथुरा में हिंदू पक्ष को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मामले में एक अहम मोड़ आया है। यूपी की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से ही सटे हुए शाही ईदगाह में सर्वे को मंजूरी दे दी है। सर्वे किस तरह से किया जाएगा, इस पर 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा विवाद लगभग 350 साल पुराना है। हिंदू पक्ष के वकील हाईकोर्ट के फैसले से गदगद हैं। कृष्ण जन्मभूमि केस में मेजर टर्निंग पॉइंट है और जब वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे होगा तो बहुत सारी चीज़ें उभर के सामने आएंगी। एडवोकेट कमीशन में किस तरह का सर्वेक्षण सर होता है, अगर लोग जानना चाहें किस तरह से वो अपनी सर्वे करते हैं? एडवोकेट कमीशन के सर्वे में फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी। वो उस पूरे परिसर में हर जगह जाने के लिए परमिटेड होते हैं, अलाउड होते हैं। स्ट्रक्चर से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सर्वे की मांग वाली ये याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों के साथ अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत भी हैं जो ये साबित करते हैं कि वो मस्जिद एक हिंदू मंदिर है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद सर्वे पर अपना फैसला सुना दिया। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया है। इधर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। देखिए, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा एक अभूतपूर्व फैसला पारित किया गया है, जिसमें कोर्ट कमीशन का आदेश कोर्ट के द्वारा जारी कर दिया गया है और कोर्ट कमीशन मौके पर जाकर के जो वास्तविक स्थिति है वो सबके सामने आ जाएगी, सत्य सबके सामने आ जाएगा। और अब तक लोग जो भारतीय लोगों के द्वारा, जो अब तक हिंदुओं के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा था कि वहां गर्भगृह का सर्वे होना चाहिए, अब गर्भगृह का सर्वे होगा। अब आप ये जान लीजिए कि हाई कोर्ट ने आदेश क्या दिया है। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की मंजूरी, हाई कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की अनुमति, कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में सर्वे की मंजूरी। सर्वे किस तरह से किया जाएगा, इसका तरीका 18 दिसंबर को तय होगा। 18 दिसंबर को ही हाई कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण की रूपरेखा भी तय करेगी। कोर्ट 18 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में सभी पक्षों से इस बारे में राय भी मांगेगा। सभी पक्षों की राय सुनने के बाद ही अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। 18 दिसंबर को ही ये तय होगा कि एडवोकेट कमिश्नर कौन तय होगा और सर्वेक्षण कब से शुरू किया जाएगा, सुरक्षा के क्या खास इंतजामात होंगे और पूरे सर्वेक्षण का स्वरूप आखिर क्या होगा। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। हमने ये संकल्प लिया था कि जब तक भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से औरंगजेब के पाप के निशानी ईदगाह मस्जिद नहीं हट जाएगी, तब तक हम अन्य ग्रहण नहीं करेंगे। अब हमें बड़ी खुशी हो रही है, आज माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है बहुत ही सराहनीय फैसला है।
मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह विवाद को भी समझ लीजिए। ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि है, बाकी के 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस जगह ईदगाह है वहां भगवान श्री कृष्ण के मामा राजा कंस की जेल थी और इसी जेल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इसीलिए जो मौजूदा ईदगाह है वही वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि मैं अदालत के आदेश का स्वागत करता हूं। विष्णु शंकर जैन के मुताबिक इस याचिका में कहा गया है कि यहाँ कमल के आकार का एक स्तंभ है जो कि हिंदू मंदिरों की एक विशेषता है और शेषनाग की एक प्रतिकृति भी मौजूद है जो हिंदू देवताओं में से एक है जिन्होंने जन्म की रात भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की थी। याचिका में ये भी बताया गया कि मस्जिद के स्तंभ के आधार पर हिंदू धार्मिक प्रतीक हैं और नक्काशी में ये साफ दिखाई देते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कमीशन पर 18 दिसंबर को फैसला लिया जाएगा। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडेलिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है जिसमें मोडेलिटीज तय की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे। ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। हम आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस साल मई में मथुरा की अदालत में लंबित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी मुकदमे अपने पास ट्रांसफर करवा लिए थे। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर अब तक कुल 18 मुकदमे दाखिल किए गए हैं। इन सभी मुकदमों की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट सीधे तौर पर कर रहा है। मथुरा की जिला अदालत की बजाय हाई कोर्ट में सीधे तौर पर इन मामलों की सुनवाई हो रही है। इसी के तहत अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के परिसर के सर्वे का आदेश दिया है। विवादित परिसर का सर्वेक्षण ज्ञानवापी की तर्ज पर ही होगा। एडवोकेट कमिश्नर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए सर्वेक्षण कर सकेंगे। एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा और कब से सर्वेक्षण शुरू होगा, इस पर हाई कोर्ट 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि जिस जगह ईदगाह है वहां भगवान कृष्ण के मामा राजा कंस की जेल थी और इसी जेल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए जो मौजूदा ईदगाह है वही वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। कितनी बड़ी जीत है। शाही ईदगाह के सर्वे को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दी। हम संवैधानिक लड़ाई लड़के और आज जो सर्वे के लिए अनुमति इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है, बड़े गर्व की बात है। मैं तो भारतीय संविधान का नतमस्तक करता हूं और मैं जज साहब को भी साधुवाद देता हूं कि जिस प्रकार से अब ये हो गया कि नहीं, किसी भी प्रकार से बात नहीं, विवाद नहीं, यहाँ पर संविधान का राज है। संवैधानिक तरीके से अगर व्यक्ति कोर्ट आ रहा है तो उसके लिए सुनवाई हो रही है। जज साहब उसको सुन रहे हैं, सुनने के बाद जो एविडेंस है, जो साक्ष्य है, जो प्रूफ है, उस आधार पर डिसीजन दे रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद मथुरा में जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। अब आप ये जान लीजिए कि हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में क्या क्या दावे कर रहा है। शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत, शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिन्ह मौजूद, शाही ईदगाह परिसर में मंदिर होने के प्रतीक, मस्जिद के नीचे केशव देव मंदिर का गर्भगृह। वैज्ञानिक सर्वे के बाद सच आएगा सामने। मथुरा शाही ईदगाह परिसर का सर्वे होगा। कोर्ट के इस फैसले पर मथुरा की जनता और साधु संत समाज आखिर क्या कह रहे हैं, जरा आप भी देखिए। जैसे अयोध्या में भगवान राम ने लड़ाई लड़ी और जीते, मथुरा में भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। ऐसा है, हमारा ये कहना है। जैसे मथुरा की बात है, ये विष्णु जी जो कोर्ट केस लड़ रहे हैं ना, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। सरकार तो उनका सपोर्ट करती है, हम विष्णु जी का भी क्यों, वो राम मंदिर का भी लड़ा, काशी विश्वनाथ का भी लड़ा, अयोध्या भी लड़ रहे हैं और इसका फैसला 100% हमारे हक में आएगा। अदालत ने इसे पोषणीयता का माना और कहा कि सर्वे हो, कोर्ट कमिश्नर जिस तरह से ज्ञानवापी में सर्वे हुआ वैसा ही सर्वे यहाँ भी हो मथुरा में। ये मैम
जो कहा जा रहा है तो इसके मतलब कुछ अलाउ नहीं किया जाएगा। जो लोग बोले जा रहे हैं कि ये क्या है फलनवा ढिकनवा दुनिया भर का, लेकिन इतना जानते हैं जो मंदिर के हक में है उसे सुनिश्चित किया जाए, और जब तक योगी और मोदी जी हैं तब तक सब कुछ मुमकिन हो सकता है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर कर ली है, जबकि मुस्लिम पक्ष सर्वे की मंजूरी के खिलाफ कोर्ट में अपना पक्ष रख रहा था। मुस्लिम पक्ष लगातार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस सर्वे का विरोध कर रहा था। मस्जिद हो या ईदगाह हो, कभी भी किसी भी के भी दूसरी ज़मीन पर नहीं बनाता है। और फिर दूसरा मसला ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन तमाम बातों को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। देखिए, हमारे देश का संविधान है, जब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया तो जांच होना चाहिए। अब आइए आपको बताते हैं कि 1968 में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच कौन सा समझौता कराया गया, जिसे अब कोर्ट में चुनौती दी गई और उसे अवैध बताया गया है। विवाद को खत्म करने के लिए कराया गया समझौता। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच कराया गया समझौता। 10.9 एकड़ जमीन का स्वामित्व श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ को मिला। ईदगाह मस्जिद का मैनेजमेंट ईदगाह कमेटी को मिला। 17 अक्टूबर 1968 को पेश किया गया समझौता। 22 नवंबर 1968 को सब रजिस्ट्रार मथुरा में समझौता पंजीकृत। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद लगभग 350 साल पुराना बताया जाता है। बीजेपी नेता स्वामी सुमेधानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को हिंदू पक्ष की जीत बताया है। अब सर्वेयर जो होगा उसके सामने दोनों पक्ष अपने तथ्य पेश करें, और दोनों पक्ष तथ्य पेश करेंगे। जैसे राम जन्मभूमि के अंदर तथ्यात्मक दृष्टिकोण से कोर्ट ने फैसला दिया था, तो यहाँ भी कोर्ट अपना कोई निर्णय देगा, फिर कोर्ट के सामने तथ्य आएंगे। अब आप ये भी जान लीजिए कि मथुरा में कब क्या क्या हुआ। 1618 में राजा वीर सिंह बुंदेला ने केशव देव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। 1669 को औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश जारी किया। औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ईदगाह मस्जिद बनवाई। औरंगजेब ने केशवनाथ मंदिर को नष्ट कराया। 1669 और 70 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया। 1770 में मराठाओं ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। 1815 में 13.37 एकड़ जमीन की नीलामी कराई गई। बनारस के राजा पटनीमल ने खरीदी मंदिर की पूरी जमीन। 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजा कृष्णदास को पूरी जमीन दी। 1944 में मदन मोहन मालवीय ने खरीद ली मंदिर की जमीन। 1951 में जुगल किशोर बिड़ला ने बनाया श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। 1951 में ही श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने अधिग्रहित की पूरी जमीन। 1958 में ट्रस्ट निष्क्रिय हो गया। 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ का गठन हुआ। 1977 में संघ का नाम बदलकर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान हुआ। शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे की रूपरेखा हाईकोर्ट में 18 दिसंबर को तय होगी, जिससे पता चलेगा कि ज्ञानवापी की तरह मथुरा में किस तरह से सर्वे होगा। इस वक्त की बड़ी खबर संसद की सुरक्षा से सिंध से जुड़ी हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि फरार आरोपी ललित झा का तृणमूल कांग्रेस से ताल्लुक है। ये संबंध यहां पर बीजेपी ने बताया है। आरोप के तौर पर बीजेपी नेता अमित मालवीय, सुकांत मजूमदार और लॉकेट चटर्जी ने ट्वीट कर फोटो शेयर की, साझा की, जिसमें दावा किया गया कि विपक्ष के इंडी गठबंधन का घुसपैठ से संबंध है, ताल्लुक है। जो ट्वीट सामने आया वो भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ये वही ट्वीट है जिसके जरिए बीजेपी अब सीधे सीधे कह रही है कि कहीं ना कहीं जो इसका संबंध है वो तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, विपक्ष के इंडी गठबंधन का घुसपैठ से ताल्लुक है। और इस बीच संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले चारों आरोपियों को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। मगर न्यूज 18 इंडिया को सूत्रों से संसद की सुरक्षा में हुई चूक की पूरी इनसाइड इंफॉर्मेशन मिली है। आज हम आपको बताएंगे कि संसद में होने वाले इस कांड में
जो तार है वो मीलों दूर मौजूद मैसूर से किस तरह से जुड़े हुए हैं। आज आपको यह भी बताएंगे कि चारों आरोपियों का वो आका कौन है जिसके इशारे पर उन्होंने संसद में यूं घुसकर हंगामा करने की जुर्रत की। संसद हमले की 22वीं बरसी पर संसद के अंदर से आई इन तस्वीरों ने पूरे देश को हिला दिया। संसद की सुरक्षा में हुई इस चूक ने सियासी भूचाल ला दिया। सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को, कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे। ऊपर से कूदा तो बिल्कुल साफ लग गया कि इंटेंशन खराब है इन लोगों की। अचानक गैलरी के अंदर से 2 आदमी कूदिया है। कूदने के बाद उन्होंने अपने जूते में से कोई चीज निकाली जिससे पूरी पार्लियामेंट के अंदर गैस फैलना शुरू हो गई। सबसे बड़ा सवाल ये कि संसद की तगड़ी सुरक्षा को तोड़कर उसके अंदर दाखिल होने की साजिश कैसे रची गई। संसद में घुसकर दहशत फैलाने की इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन था? वो कौन है जो लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र करना चाहता था? वो कौन है जो संसद में उत्पात मचाकर देश को खौफ से भरना चाहता था? न्यूज़ 18 के पास आपके जहन में उठ रहे एक एक सवाल का जवाब है। संसद की सुरक्षा में हुई चूक की पूरी इनसाइड स्टोरी है। सूत्रों ने न्यूज़ 18 को संसद की सुरक्षा में हुई चूक से जुड़ी जो एक्सक्लूसिव जानकारी दी है वो आपको डिटेल में बताएंगे। आपको एकदम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि संसद में घुसने वाले आरोपियों ने पूरा प्लान बनाया कैसे। मगर सबसे पहले आपको बता दें कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनके साथ रत्ती भर की ढील नहीं बरती जा रही। उन पर UAPA यानी आतंकवादियों जैसी गतिविधियों से निपटने वाले सख्त कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। संसद की सुरक्षा में चूक का सबसे अहम किरदार है सागर शर्मा, उम्र 27 साल, पता आलमबाग, लखनऊ। सागर शर्मा वही शख्स है जो एक दिन पहले संसद की कार्यवाही देखने के बहाने से संसद पहुंचा था। वो सदन की दर्शक दीर्घा में बैठा था, मगर अचानक वो कहां से नीचे कूद गया और सांसदों के बीच दहशत मचा दी। इस कांड का दूसरा आरोपी है मनोरंजन, उम्र 35 साल, पता मैसूरू, कर्नाटक। सागर के साथ संसद के अंदर हंगामा करने वाला दूसरा शख्स मनोरंजन ही था। संसद के अंदर सागर और मनोरंजन ने हंगामा किया था तो बाहर नीलम और अमोल शिंदे नाम के प्रदर्शनकारियों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया था। लेकिन ये चार तो वो लोग हैं जिनके शक्लें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इन चार शक्लों के पीछे 2 और चेहरे छिपे हैं। 5वां चेहरा है विक्की उर्फ विशाल का और 6ठा किरदार है ललित झा। अहम बात यह है कि 1.5 साल पहले तक इनमें एक भी शख्स दूसरे को जानता तक नहीं था। सभी एक दूसरे से अनजान थे। उन्हें मिलवाया फेसबुक ने। सभी आरोपी फेसबुक पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े थे। वहीं से सारा खेल शुरू हुआ। जान पहचान बढ़ी और संसद के अंदर हंगामा खड़ा करने की पूरी साजिश रची जाने लगी। न्यूज़ 18 इंडिया को सूत्रों से जानकारी मिली, उसके मुताबिक आरोपियों के बीच बातचीत होते होते इतनी बढ़ गई कि करीब 1.5 साल पहले सभी लोग कर्नाटक के मैसूरू में मिले। दिल्ली में मौजूद संसद में हंगामा करने की साजिश मीलों दूर मैसूरू से शुरू हुई, क्योंकि मनोरंजन मैसूरू में ही रहता है। फिर लगभग 9 महीने पहले सभी आरोपी एक बार फिर मिले और इस बार उन्होंने संसद को निशाना बनाने का अपना इरादा पक्का कर लिया।
सूत्रों ने न्यूज 18 इंडिया को यह भी बताया कि संसद में घुसने के प्लान में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए सागर मनोरंजन को हफ्ते में 2 से 3 बार कॉल किया करता था। फिर मार्च में बजट सत्र के दौरान मनोरंजन ने विजिटर पास बनवाकर संसद का दौरा किया, संसद के चप्पे चप्पे की रेकी की। उसके बाद जुलाई में सागर भी लखनऊ से संसद भवन पहुंचा, मगर अंदर नहीं जा पाया और बाहर से ही परिसर की रेकी करके लखनऊ लौट गया। और फिर आई 10 दिसंबर 2023 की तारीख। सागर, मनोरंजन, नीलम, अमोल, विक्की और ललित, इन 6 में से कोई भी दिल्ली का रहने वाला नहीं है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाए। इसलिए 10 दिसंबर को सागर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, नीलम हरियाणा के हिसार से, अमोल महाराष्ट्र के लातूर से दिल्ली पहुंचे। सागर लखनऊ से गोमती एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरा। 1 घंटे बाद अमोल शिंदे और नीलम भी दिल्ली पहुंच गए। 10 दिसंबर की रात को तीनों दिल्ली के पास हरियाणा गुरुग्राम गए। गुरुग्राम इसलिए क्योंकि इस कहानी के चौथे आरोपी विक्की का घर वहीं है। बोर्ड सोसाइटी के अंदर बना हुआ ये वो घर है जहां पर विशाल उर्फ विक्की रहता था, और विशाल उर्फ विक्की के साथ ही संपर्क में ये सभी लोग आए थे। और जो कलरफुल स्प्रे थे वो यहाँ पर पहले ही लाए गए थे, और इन लोगों का पूरा नेटवर्क काफ़ी दिन से था। और इसी जगह पर जब ये पहुंचे थे, यहाँ पर मीटिंग की गई थी कि कैसे पार्लियामेंट के अंदर घुसना है और किस तरह से वहाँ पर जाके जो विजिटर्स गैलरी होती है वहाँ से छलांग लगानी है और उसके पास से अपनी बात को रखना है। विक्की शर्मा गुरुग्राम के सेक्टर 7 में रहता है। वो मनोरंजन का दोस्त है, इसलिए सभी आरोपी उसी के घर में ठहरे थे। सूत्रों के मुताबिक 10 दिसंबर की रात को ही ललित झा भी विक्की के घर आ गया और मनोरंजन अगली सुबह फ्लाइट पकड़कर पहुंचा। 3 रात तक पांचों गुरुग्राम में विक्की के घर पे रहे और इस दौरान संसद में एंट्री के लिए पास जुटाने की जुगत में लगे रहे। जैसे ही पास मिलना पक्का हो गया तो 13 दिसंबर की सुबह सबसे पहले सागर गुरुग्राम से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। वो सुबह 5:30 बजे अंधेरे में ही गुरुग्राम से निकल गया। 13 दिसंबर की सुबह सागर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टेटस भी डाला। स्टेटस में लिखा कि जीते या हारे पर कोशिश तो जरूरी है। अब देखना यह है कि सफर कितना हसीन होगा। उम्मीद है फिर मिलेंगे। मतलब सागर को अच्छी तरह इल्म था कि वो क्या कर रहा है। सागर ने संसद की कार्यवाही देखने के बाद दिल्ली में एक सांसद के पीए से पास लिए और पास लेकर दिल्ली के सदर बाजार निकल गया। वहां से उसने तिरंगे खरीदे और सीधा इंडिया गेट पहुंचा। और वहां मनोरंजन, ललित, अमोल और नीलम चारों पहले ही सागर का इंतजार कर रहे थे। वो कैब से गुरुग्राम से सीधा इंडिया गेट पहुंचे थे। करीब आधे घंटे तक वहां पांचों लोगों ने संसद में प्रदर्शन के अपने प्लान के लिए रिहर्सल की। मीटिंग में तय हुआ कि सागर और मनोरंजन संसद के अंदर घुसकर प्रदर्शन करेंगे और नीलम, अनमोल और ललित संसद के बाहर रहेंगे। सूत्रों से पता चला कि अमोल महाराष्ट्र से अपने रंगीन धुआं छोड़ने वाले पटाखे लाया था। वो पटाखे सागर और मनोरंजन ने अपने पास लिए और प्लान के तहत दोपहर करीब 12 बजे सागर और मनोरंजन संसद में दाखिल हो गए और दर्शक दीर्घा से सांसदों के बीच कूद गए। यह भी जानकारी सामने आई कि उस पटाखे को छिपाने के लिए सागर ने बाकायदा जूते खरीदकर उनमें खाली जगह बनवाई थी और फिर उसे ऊपर से ढक दिया था ताकि किसी को भी शक ना हो और वो पकड़ा ना जाए। अब सवाल यह है कि संसद में घुसने की इस साजिश का सूत्रधार मास्टरमाइंड कौन था? सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है।
और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। ललित झा को गिरफ्तार कर लिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली से यह गिरफ्तारी हुई है संसद में घुसपैठ का। यह वो 5वां आरोपी था जिसकी तलाश बेहद तेजी के साथ की जा रही थी। बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, दिल्ली से आरोपी ललित झा की गिरफ्तारी हो चुकी है। संसद में घुसपैठ का यह 5वां आरोपी था जिसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही थी, भरसक कोशिश की जा रही थी और आखिरकार ये दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी आप तक पहुंचा दे, जिस तरह से संसद में घुसपैठ हुई, संसद में स्मोक स्प्रे छोड़ा गया, उसके बाद गिरफ्तारियां कई हुई, लेकिन ललित झा कानून के हाथों से बाहर था, लेकिन अब ये भी गिरफ्त में आ चुका है। बहुत बड़ी ये खबर है। देखिए इसके पीछे आखिर क्या कोई आतंकी कनेक्शन है, क्या कोई बहुत बड़ी साजिश है, किस तरह से ये पूरी एंट्री हुई, जांच का दायरा बहुत बढ़ चुका है, एक्शन मोड पर हर कोई है। ऐसे में ये 5वीं गिरफ्तारी। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी। आनंद, क्या कुछ बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है? देखिए, इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड ललित झा था जिसे कि गिरफ्तार कर लिया गया। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ललित झा ही वो आदमी था जिसने की जो चारों आरोपी है जिसमें एक लड़की शामिल है, इन लोगों को ऑर्गेनाइज कराया, इन लोगों के साथ मीटिंग करी इंडिया गेट पर। इन लोगों के साथ बाकायदा 2 बार रेकी की गई पार्लियामेंट की, और इन लोगों को जिस दिन घटना थी उस दिन बाकायदा ललित झा पार्लियामेंट के बाहर मौजूद था, और जैसे ही उसने चारों लोगों के फोन जो है अपने पास ले रखे थे, और उसके बाद जब ये घटना हो गई उसके बाद वो चारों लोगों के फोन लेके फरार हो गया। नीम राना, इसके अलावा राजस्थान हरियाणा में उसकी लोकेशन आ रही थी, और उसके बाद लगातार न केवल हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस लगातार इसकी तलाश में थी। इसकी गिरफ्तारी से अब इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का एक जो मुख्य आधार है वो अब सामने खड़ा होगा कि किस तरह से ललित झा ने ये पूरी घटना को अंजाम दिया, किस तरह से चारों लोगों को जोड़ा, और इसके पीछे पूरा मामला क्या था, आखिर किस कॉन्स्पिरेसी के जरिए ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। क्या इसके पीछे कोई ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्पिरेटर हैं, या केवल ये एक महज संसद का ध्यान आकर्षित करने के लिए इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। इन तमाम चीजों पर जांच जारी है। ललित झा की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मास्टरमाइंड इस पूरी घटना का ये कहा जा रहा था। दबिश यहां पर लगातार इसकी गिरफ्तारी को लेकर दी जा रही थी। कानून के हत्थे से यह बाहर था, लेकिन अब यह कानून के शिकंजे में है। गिरफ्तारी 5वें आरोपी ललित झा की हो चुकी है। संसद घुसपैठ का यह मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। देखिए 4 गिरफ्तारियां जब हुई थी, बताया गया कि जो उनके पास फोन मौजूद थे ये लेकर फरार हो गया था। यानी महीनों से ये बड़ी साजिश जारी थी, लेकिन आखिर इस साजिश के पीछे पूरा मकसद क्या था, अभी इस संपूर्ण कथा का सामने आना यकीनन बाकी है। और हमारे सहयोगी आनंद तिवारी भी पूरी डिटेल दे रहे हैं कि किस तरह से ललित झा की तलाश जारी थी, गिरफ्तारी इसकी हो चुकी है, पूरी घटना का ये मास्टरमाइंड किस तरह से यहां पर बन रहा था। बहुत बड़े खुलासे आने वाले दिन में यकीनन यहां पर हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी गिरफ्तारी है। आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, कितने बड़े खुलासे माने जाए कि आने वाले दिनों में हो सकते हैं? तो देखिए ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये तस्वीर उस आरोपी ललित झा की है जिसकी तलाश बहुत तेजी के साथ की जा रही थी, पूरी गहनता के साथ की जा रही थी, क्योंकि ये संसद में घुसपैठ का 5वां आरोपी बताया जा रहा था। सिर्फ ये 5वां आरोपी ही गिरफ्तार नहीं हुआ है, बल्कि ये मास्टरमाइंड कहा जा रहा था, क्योंकि 4 गिरफ्तारियां हो चुकी थी। 5वीं गिरफ्तारी ललित झा के जैसे ही नाम सामने आने के बाद हुई तो मालूम चला कि ये उन चारों का मोबाइल लेकर फरार हो गया था। सोचिए, एक के बाद एक कनेक्शन यहां पर सामने आ रहे हैं, और इन्हीं कनेक्शन में ललित झा की गिरफ्तारी, क्योंकि यह 5वें आरोपी की गिरफ्तारी है जो कि मास्टरमाइंड इस पूरे संसद घुसपैठ का बताया जा रहा है। क्या इसी ने पूरी साजिश रची? क्या इसी ने वो मोहरे प्यादे यहां पर सामने रखे? आखिर इसको भी क्या कोई ऊपर से संदेश दे रहा था, कोई आदेश दे रहा था? बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी सामने आने बाकी हैं। जवाबों का आना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं। लोकतंत्र के मंदिर पर घटना, इस तरह की घटना, दर्शक दीर्घा यानी विजिटर गैलरी से 2 आरोपियों का कूदना, एक बेंच से दूसरे बेंच पे जाने के बाद जूते से स्मोक स्प्रे निकालना और माहौल बिगाड़ना, अफरा तफरी वहां पर फैलाना,
वाकई अपने आप में बेहद गंभीर संगीन। कई एक्शन लिए जा चुके हैं, कई एक्शन लेने की तैयारी में सरकार भी है, लेकिन जो कानूनी तौर पर अभी काम चल रहा है वो यही है कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, कानूनी प्रक्रिया के जो तहत है, दोनों एक्शन यहां पर लिए जा रहे हैं। लेकिन ललित झा की तलाश बहुत तेजी के साथ थी। एक बार फिर से हमारे सहयोगी आनंद तिवारी हमारे साथ में मौजूद है। आनंद, क्या कुछ कहा जा सकता है? 5वीं गिरफ्तारी, मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी, पूरी डिटेल। आनंद, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो सवाल यही है, 5वीं गिरफ्तारी, मास्टरमाइंड ललित झा की गिरफ्तारी, बहुत बड़ी गिरफ्तारी, क्या पूरी डिटेल आपके पास? तो देखिए, कई राज्यों में ललित झा की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी। कोई भी वो मौका नहीं गंवाया जा रहा था जहां पर ललित झा के होने का अंदेशा हो सकता था। इस बाबत लगातार बहुत गहनता के साथ, गंभीरता के साथ, गहराई के साथ पूछताछ की जा रही थी। टीमें पूरी तरह से चारों तरफ फैली हुई थी ताकि जल्द से जल्द आरोपी ललित झा की जो गिरफ्तारी है वो हर कीमत पर हो सके। और आखिरकार कानून के शिकंजे में आरोपी फंस चुका है, ललित झा आ चुका है। इस बात का भी पता चला कि घटना वाले दिन चारों